हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी मित्रों का, साथियों का DRB स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन है। जैसा कि पिछले 2 दिन से कार्यों में व्यस्त होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था मित्रों, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों से, हमारे चैनल को पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज वैदिक सभ्यता की शुरुआत करने चल रहा हूँ और आप लोग ध्यान से इसको देखें, अध्ययन करें। मित्रों, जैसा कि हमने बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के पतनों पश्चात ये वैदिक सभ्यता हमारे यहाँ प्रफुल्लित हुई। प्रश्न ये बनता है कि वैदिक सभ्यता, देखिए वैदिक सभ्यता का इतिहास तो मूलतः हमें वेदों से ही मिलता है मित्रों। और वेद, चूंकि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है मित्रों। तो इस वैदिक सभ्यता को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो ऋग वैदिक काल के नाम से और दूसरा उत्तर वैदिक काल के नाम से इसको अब कह सकते हैं मित्रों। अब ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में रखा जाता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का काल कहा जाता है मित्रों। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन हम करते हैं उत्तर वैदिक काल में। और ऋग वैदिक काल में मात्र ऋग्वेद से संबंधित ऋग्वैदिक लगभग 500 वर्षों के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। तो मित्रों, जैसा कि ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसकी चर्चा हम पिछले किसी वीडियो में किए भी थे, जिसमें मित्रों एक शब्द आता है वैदिक कालीन सभ्यता में आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन का पता चलता है साथियों। तो प्रश्न बन जाता है कि ये आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? हु वाज आर्यन? क्वेश्चन बन जाता है मित्रों। तो आर्य कौन थे, इस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए थे, जिसमें हम चर्चा किए थे कि मैक्स मूलर, एक विद्वान थे मैक्स मूलर, जिन्होंने बोगजकोई अभिलेख के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, जो वहां से चल करके भारत की तरफ रुख किए थे। तो मित्रों, दूसरा हमारे यहां के विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक जी, जो आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताते हैं मित्रों। तीसरे नंबर पर डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी हैं, जो कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। अगले विद्वान हैं गंगानाथ झा जी, जो आर्यों के मूल निवास स्थान को ब्रह्मर्ष देश बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्यों के मूल निवास स्थान को तिब्बत बताते हैं। मित्रों, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इन विद्वानों के मत को पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। तो आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था। तो इन सब उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात, चूंकि बहुत डीप में नहीं जाना चाहेंगे स्टूडेंट्स, कहते हैं कि सर कॉम्पिटेटिव थोड़ा सा चलें, नहीं तो एक एक पॉइंट को और उधेड़ करके रखने का प्रयास करना चाहता हूं, ये बात नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बस ध्यान अपना केंद्रित रखें मित्रों।
तो ज्यादातर इसमें अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि जो मैक्स मूलर का कथन है, जिसने बोगाजकोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का उल्लेख किया गया है और आपके ऋग्वेद में भी इनकी चर्चा है। तो उन्होंने तर्क निकाला कि ये जो है आर्य लोग यही मध्य एशिया से ही भारत की तरफ गए थे। इस पर हमने किसी दिन चर्चा किया था। प्रश्न बन जाता है मित्रों कि यहां से गए क्यों? अब गए तो लौटे क्यों नहीं? आप तो जाना था, गांव में भी देख सका था कि सुबह के टाइम जवन चिड़ई, कौआ, पक्षी हो थी, ये सब दाना चुगे बड़े दूर दूर चला जाती और संध्या के टाइम अपने घोंसला में चला हुआ थी। सीधी सी बात है। आज भी है ये परंपरा, हमारे समाज में है। तो लोग परदेश जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, 2 महीने, 4 महीने, साल, 6 महीने अपना रहते हैं, फिर चले आते हैं, 10-15 दिन घूम घाम के फिर चले जाते हैं। तो प्रश्न ये बनता है साथियों कि ये लोग आए और गए ही नहीं। तो अगर आए तो क्यों आए? प्रश्न ये भी बन जाता है। प्रश्न उसका कारण यह है मित्रों कि जो आर्य थे, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशु पालन था। पशु पालते थे, गायों को पालते थे ये लोग, और एक एक जन कबीले के पास लाख लाख 50-50 हजार गायें हुआ करती थी मित्रों। और उन गायों के चारागाह की तलाश में, जब इनके यहाँ का चारागाह खत्म हो गया तो चारागाह की तलाश में इधर उधर भटकते हुए ये भारत की तरफ रुख कर गए। एक शाखा हालांकि इनकी ईरान चली गई थी, लेकिन दूसरी शाखा ये भारत की तरफ आई और भारत में आकर के जहां पर ये पहले बसे उस सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य सबसे पहले भारत में जहां आकर के बसे उसे क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ये आपको याद रखना है मित्रों। अब आर्य यहां आ गए तो यहां के आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, अपने को श्रेष्ठ या कुलीन कहते हैं। तो यहां पर आए और यहां के लोगों को पराजित कर दिया, उनको अपना दास बना लिया। दास प्रथा का प्रथम उल्लेख हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में ही मिलता है। दस या दास को इन्होंने अपना दास बनाया। दूसरी पॉइंट यह है कि अब यहां पर आकर के ये बस गए। बस क्या गए? इनका यहां भी वही व्यवसाय था, पेशा था, पशुचारण या चारागाह की तलाश में इधर उधर भटकते थे। यायावरी जीवन या घुमक्कड़ू जीवन ये जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस समय आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो यहाँ भारत में, भारत के सप्त सैंधव प्रदेश से लेकर के बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ ये विस्तृत हुए और यायावरी जीवन व्यतीत करते रहे। पशुओं के चारागाह की तलाश में इधर से उधर भटकते रहे। और यहाँ इनका जो गौण व्यवसाय है वो कृषि है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है। यव से तात्पर्य है जौ। मित्रों, जौ का उत्पादन करते थे, एक ही अनाज का उल्लेख है ऋग्वेद में। और दूसरी चीज मित्रों, यहाँ पर कुछ बातें हैं टॉपिक्स में जो क्वेश्चन बनाती है, पूछता है कंपटीशन में कभी कभी कि ऋग्वेद में हमने पहले चर्चा कर दिया था कि कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन बना देता है कि अभी जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में ही हुआ है मित्रों, इसको याद रखना है। वर्ण वर धातु से निष्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। तो ऋग्वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है मित्रों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये चारों वर्णों का उल्लेख है। ब्राह्मणो वश्य मुखासीद बाहु राजन्य कृताउर तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उर माने पेट से
वैश्य की उत्पत्ति और पैर से शूद्र की उत्पत्ति का निष्पादन किया गया है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख आया है वर्ण व्यवस्था का। जैसा कि हमने देखा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का कहीं उल्लेख नहीं था, वर्ग व्यवस्था कह सकते हैं बट वर्ण व्यवस्था नहीं था। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलने शुरू हो गया था। मित्रों, यहाँ पर जो वर्ण है वो वर धातु से निष्पन्न है। जो जिस कार्य को करने के लिए चुन लेता था वह उस वर्ण का हो जाता था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार थी। जैसा जो कार्य करता था, चुन लेता था, जिस कर्म को करता था वह उसी वर्ण का हो जाता था। यहां पर वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार है। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है कि वर्ण व्यवस्था कैसी है, कर्म के अनुसार है। आगे मित्रों कहते नहीं, यो जानासि ब्रह्म सह ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता था वो ब्राह्मण कहलाता था। अर्थात जो पूजा पाठ यज्ञ याज्ञिक कर्मकांड वगैरह करते थे वो ब्राह्मण थे। जो देश की स्वराज्य की सीमा की रक्षा करते थे, सेनाओं में जाते थे, क्षत्रिय थे। और जो व्यापार व्यवसाय करते थे, जिनके लिए पण शब्द आया है, पण ऋग्वेद में, वो वैश्य कहलाए। और शेष की जो सेवा करते थे वो शूद्र की श्रेणी में आए। शूद्रवत कर्म से तात्पर्य यहाँ पर है मित्रों जो सामाजिक तिरस्कृत कार्य थे, जो उस प्रकार के कर्म करते थे, घटित कार्य करते थे, उनको शूद्र की श्रेणी में रख दिया जाता था। वो चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, अगर वो कार्य उस ढंग का कर रहा है तो उसको शूद्रवत की श्रेणी में रख दिया जाता था। कर्म के अनुसार था ये वर्ण व्यवस्था। मित्रों, इसमें बहुत विचारने की बात नहीं है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर उनका चूंकि यायावरी घुमक्कड़ू जीवन था, बहुत स्थायित्व तो नहीं था। कृषि कर्म गौण था। गौण उन्होंने क्या किया कि कृषि कर्म में केवल जौ का उत्पादन किया था। मित्रों, इस पर बृहद रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें क्लियर कर दूंगा, स्पष्ट हो जाएंगी कि ऋग्वैदिक काल में क्या कैसे व्यवस्थाएं हैं। सारी चीजें, सामाजिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन, इनका धार्मिक जीवन। मित्रों, यहाँ पर जिस जगह पर ये बसे, तो ऋग्वेद में कुछ उल्लेख आते हैं मित्रों। इनका जो मंडल है 10 मंडल, जिसमें 2 और 7, 2 से लेकर के 7 तक के 7 मंडल जो है वो सबसे प्राचीन है। और यहाँ पर ऋग्वेद के 3 पाठ की चर्चा होती है, जिसमें एक है साकल, इसमें 1017 मंत्र है मित्रों, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है वाल्खील्य, जिसमें 11 मंत्र हैं। और तीसरा है मित्रों वास्कल, जिसमें 56 मंत्र हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन डीप पूछ लेता है यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में, तो आपको इसको कंठस्थ रखना है। तीसरी चीज मित्रों, यहाँ पर कुछ हम नदियों के नाम का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसको कंपटीशन में बराबर पूछता है कि ऋग्वेद में उनका क्या नाम है और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनका क्या नाम है। तो मित्रों, जैसे एक नदी है सतलज, जिसको शतद्रु, ऋग्वैदिक काल में शतद्रु कहा गया है। अगली नदी है रावी नदी, जिसको अस्किनी कहा गया है मित्रों, अस्किनी। अगला है रावी नदी, जिसको परुशुड़ी कहा गया है मित्रों, मिसप्रिंट हो गया, परशुड़ी कहा गया है रावी नदी को। और चिनाव नदी जो वर्तमान में, इसको अस्किनी कहा जाता है ऋग्वेद में। झेलम को वितस्ता, और गंडक नदी को सदानीरा, और काबुल को कुब्रा के नाम से संकेतित किया गया है ऋग्वेद में। सज्जनों, तो इस नदियों के नाम से क्वेश्चन बना देता है। ऋग्वेद में कुछ और बातें हैं कि सबसे ज्यादा किसका उल्लेख हुआ है, तो मित्रों याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है पिता का। 335 बार इनका उल्लेख हुआ है, पिता का। अगला है विष, पूछता है कभी कभी, 171 बार विष का उल्लेख हुआ है। अगला है इंद्र, चूंकि ऋग्वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 250 बार, और अग्नि की चर्चा 200 बार है। जल का 275 बार है, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, और विदथ का 122 बार उल्लेख हुआ है मित्रों। चूंकि विदथ और सभा, समिति ये प्राचीनतम राजनीतिक संस्थाएं हैं ऋग्वैदिक काल
से इनका उल्लेख मिलता है। तो सभा, समिति और विदथ, जिसमें विदथ सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था है सज्जनों। और गाय का 176 बार उल्लेख हुआ है, पृथ्वी का 1 बार, कृषि का 33 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है सज्जनों, और जमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। बहुत सारी बातों का उल्लेख हुआ है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी चर्चा हुई, जिसमें इंद्र का पूछ लेता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 बार, जन का पूछ लेता है 275 बार, पिता का पूछ लेता है 335 बार, और सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदथ का 122 बार उल्लेख हुआ है सज्जनों। ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो चारों वेद हैं मित्रों, इनके वेदों के ज्ञाता को देखिए ध्यान से सज्जनों। जैसा कि अभी शिक्षा प्रणाली की चर्चा करेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कैसी होती है, तो वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ऋग्वेद के जो पंडित या पुरोहित होते थे, जो ज्ञाता हो जाते थे, उनके लिए होता शब्द या होत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ऋग्वेद का विद्वान होता था उसे होता या होत्री कहते थे, और सामवेद का उद्गाता कहलाता था। सामवेद का विद्वान उद्गाता, यजुर्वेद का अधर्यु कहलाता था। यजुर्वेद का विद्वान अधर्यु कहलाता था, और अथर्ववेद का विद्वान ब्रह्मा कहलाता था, जो सभी पर यज्ञ कर्मकांडों पर सब पर निरीक्षण करता था, देख रेख करता था, ब्रह्मा कहलाता था, अथर्ववेद का ज्ञाता था। मित्रों, ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी बातें हैं। अब हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करना चाहेंगे, और विस्तार से सारी बातें इसमें होंगी। आर्य अब हमारे भारत देश में, सप्त सिंधु प्रदेश में आ गए हैं, रहने लगे, अपनी सीमा का भी विस्तारण करेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट और कहना चाहते हैं कि आर्य, जिनसे तात्पर्य है कि ये श्रेष्ठ हैं, और पंचजन्य का उल्लेख होता है ऋग्वेद में। पंचजन्य, ये आप याद रखेंगे, पंचजन्य। अनुद्रोह्य यदु पूर्व तुर्बस, अनुद्रोह्य यदु पूर्व तुर्बस, ये पंचजन्य। कभी कभी क्वेश्चन बना देता है कौन थे। इनके अधिपति को राजन कहा जाता था। यही जन जो है बाद में जनपद बनेगा मित्रों। जनपद, जन जो कबीलों का समूह होता था, जन बना, और वही जन से बाद में जनपद बनेंगे। जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पहुंचेंगे, उसके पहले ही हमारे यहाँ जो जनपदों का विकास होगा, गणतंत्रों का विकास होगा, तो यहीं से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो सज्जनों, हम यहाँ के अब आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। अब वीडियो डेली नित्य प्रति हम डालेंगे। सब हमारे जितने भी साथी हैं, शिष्य हैं, अपना सहयोग प्रदान करें। चैनल पर बने रहें, पढ़ें, सीखें। प्रयास अपना यही है। मित्रों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके दूसरे पार्ट में हम आर्यों की सारी बातें, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी दशा पर वर्णन कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।